वेलकम बैक टू एकेडमिक क्लासिक चैनल। कल हम लोगों ने क्लास 8 के हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर को तिथि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसके पार्ट 2 पढ़ते हैं, चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट औपनिवेशिक क्या होता है। तो इसके थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। औपनिवेशीकरण जो होता है, जब किसी प्रदेश को जो किसी दूसरे के थ्रू, जैसे ब्रिटिश शासन यहाँ का जो जब भारत में कब्जा किया था, तो यहाँ का मूल्य मान्यता जो था, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में जो बदलाव आया था ब्रिटिश शासन के आने के बाद, तो वो ब्रिटिश शासन के दबदबे से जो यहाँ का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आया था, तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा गया था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज औपनिवेशीकरण। तो लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। इसी कारण जो है इस किताब का नाम क्या दिया गया है, अतीत, मतलब बीता हुआ जो होता है। ठीक है, हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उस टाइम तो लिखा नहीं गया था इतिहास। तो ये बोल रहा है कि 250 साल का जो हमारा इतिहास है, तो 250 साल का इतिहास लिखने के लिए जो है इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस तरह से, मतलब कहाँ से, तो हम लोग इतिहास को जानते कैसे, वही हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो सरकार होती है, प्रशासन होती है, वो एक अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। जो अंग्रेजी शासन में जो सरकारी रिकॉर्ड था, वो इतिहासकार का जो एक महत्वपूर्ण साधन होता है, मतलब इतिहास के बारे में जानने का, लिखने का। उसी के थ्रू हम लोग ये सरकारी जो रिकॉर्ड होता है, उसी के थ्रू हम लोग इतिहास को जानते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि हम की चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि जो काम हो रहा है, जो कोई भी चीज़ हो रहा है, उसको लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। लिखने से क्या होता है, वो जो उनका जो हर डायरेक्शन होता था, निर्देश होता था, प्लानिंग होता था, जो वो फैसला लेते थे, सहमति होता था, जांच लिखते थे, उसको साफ साफ ये लिखते थे कि हम लोग कैसे क्या किए। ऐसा करने से क्या होता था, चीज़ों को जो हम लोग अच्छी से समझ पाते थे और उन पर वाद विवाद, मतलब उस पर हम लोग डिबेट कर सकते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना चाहिए, तो उन लोग वो क्या किए, सरकारी संस्थान जो था, शासकीय संस्थान, वहाँ वो लोग अभिलेख कक्ष बनवा दिए। जैसे आज म्यूजियम में हम लोग देखते हैं, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, वहाँ सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब वहाँ क्या हो रहा है, तो वो सबका रिकॉर्ड वहाँ रखा जाता था। ठीक है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। जो डॉक्यूमेंट्स था उसको बचा कर भी रखा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तो उस समय जो था सरकार, प्रशासन, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के पास जो पत्र भेजा जाता था, उसको आज भी अभिलेखागार में हम लोग देख सकते हैं। वो आज भी मौजूद है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। यहाँ तक कि उनका नकल भी बनाया जाता था, मतलब उसका जेरोक्स कर लिया जाता था। उन्हें खुशनसीबी के माहिर नवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या
सुलेखन वीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। जैसे आज हम लोग जेरोक्स करते हैं तो उस टाइम जो थे वो उसी को, उसका जो कॉपी करते थे उसको हम लोग कुशन वीसी कहते थे। मतलब वो ऐसे लोग थे जो बहुत ही सुंदर तरीके से कोई चीज़ लिखते थे, मतलब जैसे छप गया। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो ये जो चित्र है ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ठीक है, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। मतलब 19वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ था, छपाई तकनीक भी फैलने लगा था। मतलब अब छपाई भी हो सकती थी, पहले ये लिखा जाता था। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। जब छपाई की तकनीक हो गई तब जो होता था उसको, वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स था उन लोगों का, उसका कई कॉपी बनाई जाने लगा, प्रतियां बनाई जाने। जैसे आज हम लोग किसी भी चीज़ का जेरोक्स कराने जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का तो 5-6 कॉपी करा लेते हैं, तो उसी तरह जब छपाई होने लगी तब दस्तावेज उनका जो डॉक्यूमेंट्स था उसकी भी कई कॉपी बनने लगी। अब सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, ठीक है, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता चला गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। जब औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ, सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज को ऐसा लगता था कि किसी देश पर जो है अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है, उसका सर्वेक्षण करना जरूरी होता है, उसके बारे में जानना। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी का जब शुरुआत हुआ था तो पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए क्या हुआ, बड़े बड़े सर्वेक्षण, बड़ा जो था निरीक्षण किया गया। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। यहाँ सर्वेक्षण में क्या क्या होता था, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ जो पेड़ पौधा जीव जंतु मिलता है, स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता, उस समय वहाँ का इतिहास क्या था, वहाँ लोग कैसे रहते थे, कौन कौन सी फसल होती थी, ये सब के बारे में पता लगाया जाने लगा। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जो था जनगणना किया जाने लगा। जैसे देखिए यहाँ एक पौधा का चित्र दिया गया है, शरीफे का पौधा 1770 का दशक में है। ठीक है, ठीक है, हर 10 साल में जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, हर 10 साल में सर्वेक्षण भी होने लगा, जिससे क्या होता था, वो जाति, इलाका, मतलब वो किस जाति के लोग वहाँ रहते थे, किस इलाके में कौन सी जाति रहती थी, उस टाइम लोग क्या करते थे, ये सब जानकारियाँ उससे पता चलता था। अब है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो रिकॉर्ड्स होते थे उससे क्या पता नहीं चलता था। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। हमें इनसे हमें यही पता चलेगा कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। ये सारे दस्तावेज जो थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये सरकारी थे, तो ये सरकार के थ्रू बनाए गए थे। तो इससे हमको सिर्फ यही पता चलेगा कि उस टाइम के सरकारी अफसर क्या सोचते थे, वो किन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी थी, किन चीज़ों को वो पसंद करते और किन चीज़ों को वो बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इससे ज़्यादा हमें ये पता नहीं चलता था कि देश के बाकी सरकारी लोग को छोड़कर क्या महसूस करते थे। ठीक है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इससे तो हमें
जो सरकारी डॉक्यूमेंट से तो हम लोग सरकार के बारे में पता चलता था, अब आम लोगों के बारे में हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें दूसरा स्रोत ढूंढना पड़ता था। उसके लिए भी कोई कमी नहीं थी, जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उसे ढूंढना तो मुश्किल होता था, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते थे, लोग जो डायरी लिखते थे वो पढ़ते थे, तीर्थयात्रियों से बात करते थे या उसके द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते थे। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय और जो लोकल बाज़ार में जो मैगज़ीन वगैरह मिलता था, उससे हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ठीक है, जैसे जैसे छपाई की तकनीक जो थी फैली, अखबार छपने लगा और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को, नेताओं जो थे अपना विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवि उपन्यास अपने लिए लिखा। लेकिन ये सारे लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। इससे क्या होता था, ये उन्हीं लोग के बारे में था जो कि ये पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो अनपढ़ थे, जैसे कि आदिवासी, किसान, खदान में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर ज़िंदगी जो गुजारते थे गरीब, वो किस तरह से गुजर रहे हैं, उनका क्या अनुभव है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आने लगेगी। जैसे जैसे हम लोग हिस्ट्री के इस बुक को पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में आने लगेगी। तो अब आगे इसका प्रश्न अभ्यास है जो कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।